आज देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 3 फंडामेंटल राइट। 12 से 35 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 36 से 51 है डीपीएसपी। एक बात हम जानते हैं कि ये डीपीएसपी जो है ये फंडामेंटल राइट का ही एक तरीके से, जिस तरीके से ये राइट है इसी तरीके से डीपीएसपी भी एक राइट है। इंडिविजुअल राइट को दो भागों में बांटा जाता है, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। और जो जस्टिसेबल इंडिविजुअल राइट हैं ये फंडामेंटल राइट में थे और जो नॉन जस्टिसेबल इंडिविजुअल राइट हैं ये हमारे डीपीएसपी में रखे गए हैं। इसके क्या कारण थे इसको हम अभी आगे देखेंगे। और इनको संविधान में शामिल किया गया और संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में इनको कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के, हम जानते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन was made in 1937। तो जनरली स्टेट सर्विसेज में तो ऐसे ही सवाल आते हैं कि फंड की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं 36 से 51 तक, 32 से 50 तक। इस तरीके के सवाल आए तो आप जानते हैं 35 दिमाग खत्म हो गया फंडामेंटल राइट, 36 से 51 सही। भारत की संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, कहाँ से, आयरलैंड से, कनाडा से, फलनवा से, ढकनवा से, तो आयरलैंड लिख देंगे। लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरह से पूछ दे कि निम्न कथनों पे विचार करें, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक हैं, नंबर 1। दूसरा कह दे कि ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तीसरा कह दे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1937। चौथा ये अगर कह दे कि इन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज टेकन फ्रॉम स्पेन। इन कथनों पे विचार कीजिए, सही है 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4, 3 4, तब हो जाएगा ना मामला गड़बड़। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है, ये 36 और 51 क्लियर नहीं है, भाग 4 क्लियर नहीं है, और ये पता है कि आयरलैंड तो आप जान रहे हैं, ज़्यादातर लोग आयरलैंड कर देंगे, बट इन आयरलैंड दिस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1937, ये भी आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और ये वहाँ स्पेन से लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का सवाल बनेगा तो ये यूपीएससी का सवाल हो जाएगा है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं आयरलैंड नहीं दिया, अगर दे दिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, स्पेन का नाम दे दिया, तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं उस पर विचार गहराई से करना पड़ेगा। तो चीज़ों को पढ़ते समय हम अगर इन सारी चीज़ों से अपना दिमाग खोलते रहेंगे तो हमें आगे सुविधा होगी। तो ये बातें हो गई। और ये जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कुछ और नहीं है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जैसा कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपने पढ़ा होगा, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते थे, ठीक वही चीज अब डीपीएसपी के रूप में भारतीय संविधान में ला दी गई और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। हाँ, फर्क ये है कि वहाँ गवर्नर जनरल के लिए भी ये बातें थी, यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए है। और ये भी हम जानते हैं कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट जो है राजनीतिक लोकतंत्र पे जोर देते हैं, ये डीपीएसपी जो हमारा है ये वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अव्यक्त विश्वास और धर्म, विचार अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, या जो कहता है कि भारत क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। वहाँ जो समाजवाद जो शब्द दिया गया है, जो समाजवादी विचारधारा है, उसी को विस्तृत रूप से यहाँ डीपीएसपी में आयाम दिया गया है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको कहते हैं ये संविधान का नोबल फीचर है, नोबल फीचर कहते हैं। और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब
ग्रेनविल ऑस्टिन ने तो कहा कि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों मिला करके ये स्टेटमेंट्स भी एग्जाम में आते हैं, इनको थोड़ा अलग से लिख लीजिएगा एक पेज पे। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों को उन्होंने कहा कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा इसको। तो ये बातें, और एक चीज और ध्यान देने की है कि फंडामेंटल राइट को जिस तरीके से हमने देखा ना कि हमने 12 से 35 तक को बांट दिया था, जनरल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है ये डीपीएसपी को 36 से 51 तक ऐसे ही लिखा गया है, उसमें कोई हेडिंग नहीं डाली गई। जैसे अगर एग्जाम में कभी इस तरह से सवाल दे दिया प्रीलिम में बना करके कि नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में संविधान विभाजित करता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल दे दिया, तो चूंकि किताब पलटते हैं तो ये दिखता है डीपीएसपी को 3 ही भागों में बटा हुआ आपको हर जगह दिखेगा, लेकिन अगर आप बेराइट उठा के देखेंगे तो कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। अगर ये दे दिया कि 36 की डीपीएसपी को संविधान में 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो आप मार देंगे धड़ाक से सही है। ये गलत है, ये सही नहीं है, चूंकि इस तरह का कोई डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये इनके टेस्ट के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से, या कहिए दशा और दिशा के हिसाब से, कंटेंट और डायरेक्शंस के हिसाब से, इनको हमने अपने सुविधा के लिए विभाजित कर लिया है। ठीक, तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोशलिस्टिक फ्लेवर के, पहले हम ये जान लें कि 36 क्या है। 36 ठीक उसी तरीके से है जैसे कि फंडामेंटल राइट में 12 था। 12 कहता है इन दिस पार्ट, इस भाग में द स्टेट का क्या कहता है कि हैज द सेम मीनिंग इन एज इन पार्ट 3। अगर संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी भाग 3 के फंडामेंटल राइट में 12 के समय, अनुच्छेद 12 पढ़ते समय जो ये स्टेट की परिभाषा दी गई है वही स्टेट की परिभाषा में भी है कहीं, और ये परिभाषा लिखता नहीं, उसको दोहराव नहीं करता, वो सिर्फ इतना कर देता है कि द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन गिवन पार्ट 3। और वहाँ क्या है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, और क्या है ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज। ये 4 चीजें हैं, आप जानते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, और चौथा क्या है ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज। इसको डिटेल से पीछे हमने पढ़ा, ये 12 है। और 35 जिस तरीके से 13 यहाँ कहता था कि राज्य जैसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती है, उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई ऐसी विधि शून्य होगी। यहाँ 13 इस बात को कह रहा था, लेकिन 37 यहाँ ये कहता है कि इट शैल नॉट बी जस्टिसेबल। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज में कि भैया मेरे डीपीएसपी का वायलेशन हो रहा है इसलिए आप ये कार्रवाई करो। दे आर नॉट जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल नहीं है, इनको कोई लीगल कंपनसेशन इनका नहीं है। बट आगे वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी, इट शैल बी यूज करता है, ड्यूटी शब्द यूज करता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि कानून बनाते समय जब वो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं या कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल को अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। दे आर द बेसिक ऑफ गवर्नेंस, दे आर द बेसिक ऑफ गवर्नेंस, ये हमारे शासन की मूलभूत हैं और इनको ध्यान में रखा जाएगा। ये 36 और आपका 37 निपट गया। ठीक, 36 राज्य की परिभाषा वही जो 12 में दी हुई है, क्या है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज। 37 बता ही दिया। 38 जान लेते हैं। 38 ये कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात करता है, और कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अवसरों की प्रदान करना या अवसरों की असमानता को खत्म करना, सुविधाएं देना,
इन सारी चीज़ों में जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने की बात करता है, उसको मिनिमाइज करने की बात करता है। और 39 में कई बातें हैं। ये 39A ये कहता है कि टू सिक्योर द राइट ऑफ एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। और बी क्या कहता है? लाइवलीहुड ऑफ सिटीजन की बात करता है। बी कहता है द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, जन सामान्य के कल्याण के लिए संसाधनों के उपयोग की बात करता है। और सी तीसरा क्या कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों के वेल्थ मीन्स मना करता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। और इसी में डी है, डी ये कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। इसी में ई क्या कहता है? 39 का ई, 39 का ई ये कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूजेस। और 39 में एफ है, एफ ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ई एफ। और इसी तरीके से आपका 39 में ए ऐड कर दिया गया है, ये है कि फॉर द किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल जस्टिस, समान न्याय के लिए प्रोवाइड करना फ्री लीगल एड फैसिलिटीज, फ्री लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअर्स, फ्री लीगल अपॉर्चुनिटीज, फ्री लीगल अपॉर्चुनिटी यानी निःशुल्क विधिक सहायता 39A की व्यवस्था करता है। और 40 आपका गांधीयन में चला जाएगा। ये 41, 41 अनुच्छेद 41 याद रखिए, ये काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने की बात करता है। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए कि काम पाने, शिक्षा पाने या बुढ़ापा और निःशक्तता में, बुढ़ापा और निःशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 41 याद रखिएगा। 41 क्या है? ये है काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। और 42 क्या है? आर्टिकल 42 डीपीएसपी का काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराना, काम की न्याय संगत, जस्टिफिएबल एंड ह्यूमन, न्याय संगत और मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना। और इसी में ये है कि मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है कि मातृत्व की रक्षा के लिए क्या करना है? मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। तो याद रख लिया, अगर एग्जाम में आ जाता है कि नीति निषेधक तत्व का वह कौन सा अनुच्छेद है जो मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, तो 42 याद रखिएगा। निःशक्तता और अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता की बात 41 करता है। ये समाजवादी विचारधारा है, समाजवाद से प्रेरित है। समाजवाद जिसमें व्यक्ति की जगह समाज को वरीयता दी जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर है, ये समाजवाद का आधार है। तो ये 42, 43 इसी तरीके से लिविंग वेजेस की बात करता है, निर्वाह मजदूरी और जो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो मजदूरों का, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स, कामगारों के लिए जो है सोशल और कल्चर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ये बात करता है। 43 याद रख लीजिए, 43 का ए इसी में है, इसी से जुड़ा हुआ तो है। 43 ये कहता है, क्या कहता है कि निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, यानी लिविंग वेजेस दिया जाए और मजदूरों के लिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, उनका सोशल एंड कल्चरल जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर ऑल वर्कर्स को, जो कामगार हमारे हैं। इसी में 43 में ए जोड़ा गया है कि कामगारों को उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, ये भी अलग से आता है। 43A याद रख लीजिए, क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की व्यवस्था करता है 43A। और एक इसमें और पढ़ लीजिए, लास्ट में है 47 ये कहता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। 47 ये कहता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसी तरीके से हमारा दूसरा है कि जो है गांधीयन थ्योरी, गांधीयन पॉलिसी के आधार पे जो डीपीएसपी, जो गांधी जी की जो नीतियां थी, गांधीवाद था, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है फंडामेंटल राइट के,
वो जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी आर्टिकल 40 देखें, आर्टिकल 40 हम सब जानते हैं, हमें याद है सबको, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ ग्राम स्वराज, एज ए यूनिट ऑफ ग्राम। गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी वो आर्टिकल 40 में रखी गई है। उसमें विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना और उनको इस तरीके से अख्तियार प्रभावित करना, उनको इस तरीके से खुद मुख्तार बनाना कि वो सेल्फ, वो जो है क्या कर सके, सेल्फ गवर्नमेंट, वो एज ए यूनिट, एक स्वतः शासी सुशासन सुशासित ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी उनकी, वो 40 में है। इसी तरीके से 31, अभी 41-42 हमने पढ़ा, 41-42 उसमें था, सोशलिस्टिक वाले में था। 43 गांधीयन बेस्ड है, कुटीर उद्योग की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की। वो कहता है टू इम्प्रूव कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ऑन इंडिविजुअल बेसिस और कॉर्पोरेशन बेसिस, बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना की बात करते हैं गांधी जी। वो विचारधारा 43 में रखी गई। और 43B में ही आप जानते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया उसमें किया गया कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक गठन, संचालन और स्वायत्त संचालन, इसमें यह शब्द यूज हुआ है स्वैच्छिक गठन, दूसरा शब्द यूज हुआ है स्वायत्त संचालन, यानी खुद से गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण, इस पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लोकतांत्रिक नियंत्रण। और प्रबंधन कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए, प्रबंधन व्यावसायिक हो। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट वाला एक्ट आया उसमें कहा गया कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, इनका स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और मैनेजमेंट कैसा होगा, मैनेजमेंट व्यावसायिक प्रबंधन, इसको बढ़ावा देना, इसको प्रमोट करना, ये स्टेट को जो है डीपीएसपी डायरेक्ट करता है 43B के द्वारा। 46 इसी तरीके से क्या कहता है, 46 ये कहता है कि SC ST और कमजोर वर्गों के लोग जो हैं हमारे, ये क्या कहता है 46, ये कहता है कि हमारे SC ST और कमजोर वर्गों के जो लोग हैं उनके शैक्षिक, SC ST और कमजोर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको शैक्षिक दृष्टि से और आर्थिक दोनों हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उनको जो है सामाजिक अन्याय से मुक्ति दिलाना, छुटकारा दिलाना। और 47 याद रख लिया, गांधी जी ने जो मद्य निषेध की बात की थी, प्रोहिबिशन, वो जो है वो इसमें कहता है कि जो नुकसानदायक दवाएं हैं, जो ऐसे ड्रग हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनके बिक्री पे उनको रोक लगाना। लेकिन अगर वो दवाओं के किसी प्रयोग में जो है, किसी मर्यादा को, किसी अगर ये दवाओं के उपयोग को छोड़ करके अन्य प्रयोग के लिए नशीली दवाओं, ड्रग आदि जो इस तरीके से नुकसानदायक पदार्थ है, उन पे, नशीली वस्तुओं पे रोक लगाना, ये गांधी जी के मद्य निषेध से प्रेरित है। और इसी में एक आर्टिकल 48 है, ये भी गांधी बात से रिलेटेड है कि क्या कहता है कि प्रोहिबिशन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, काउस को, काफ्स को और अदर मिल्चेस को, यानी गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के हिंसा को, पशुओं के हिंसा पे रोक लगाता है कि जो है राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा कि इस तरह के पशुओं को। और साथ साथ ये भी कहता है अदर मिल्चेस, गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के हत्या पे रोक। और साथ में एक बात ये भी कहता है कि इनके नस्ल के सुधार के लिए टू इम्प्रूव देयर ब्रीड, इसको बढ़ावा देना। ये भी कहता है राज्य का उत्तरदायित्व है कि उनके क्या करेगा, उनको नस्ल को बढ़ावा देगा। तो ये बातें जो थी ये गांधी जी के दर्शन से रिलेटेड हैं। और अब हम देखते हैं तीसरा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। और इसमें सबसे पहले आपका है आर्टिकल 44। आप जानते हैं क्या है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। 44 इस बात की व्यवस्था करता है। 45 ये कहता है कि सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन बिलो ईयर्स। और 48 क्या कहता है, 48 कहता है कि टू प्रमोट, टू ऑर्गेनाइज
एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक बेसिस। और उसी में जो है 48 में एक ए भी है। 48 ए क्या कहता है? कहता है टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड, टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट, टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड, क्या करना है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का सेफगार्ड करना और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना। ये 48 है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये कि 48 है, रिलेटेड है, तो लिखिए, तो जानिएगा कि टू प्रमोट इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 48 है। और 49 इस बात की व्यवस्था करता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारक स्थल हैं, जो और या जो इस तरह की वस्तुएं हैं, कोई ऐसी वस्तु है या कोई मॉन्यूमेंटल प्लेस है, स्मारक स्थल है, और वो कैसा है? वो कलात्मक है, आर्टिस्टिक है और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का है और नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उनको क्या करना? उनको प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना। इसको भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है कि राज्य की जिम्मेदारी हो। इसकी जिम्मेदारी को लेके आगे हम पढ़ेंगे कि सरकारों ने बहुत सारे काम किए हैं, इसको अगले सेगमेंट में हम देखेंगे। और इसी तरीके से 50 हम सबको रटा हुआ है कि सेपरेशन है क्या जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो है ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाएगा। सेपरेशन की बात करता है ये। 50 क्या कहता है? 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। और 51 एक महत्वपूर्ण और बड़ा रोचक और मजेदार चीज है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रमोट करने की बात करता है। 51 का जो शीर्षक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, इसका शीर्षक है। और ये कहता है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ, क्या करना? सिक्योरिटी एंड मेंटेन just and honorable relation between nation and to foster respect for international law and obligation of treaty obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration, मध्यस्थों के द्वारा विवाद के हल की बात ये करता है। इस पे प्रश्न अक्सर आते हैं। ये दूसरा वाला पोर्शन की ऐसा कौन सा अनुच्छेद है डीपीएसपी में जो कि ये कहता है कि इंकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन की बात करता है, कि मध्यस्थों के द्वारा जो है आर्बिट्रेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान सुलझाने की बात करता है। तो ये 51 ये है, इसको याद रखने की बात है। और ये आखिरी अनुच्छेद था 51 का। अब इसके आगे हम फिर से देखते हैं।